वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम फोगाट और हमने अपने पिछले मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपका सेमेस्टर 2 का पहला सब्जेक्ट है उसके अंदर टारगेट कॉस्टिंग तक कंप्लीट कर लिया था। कुछ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का भी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। अगर नहीं किया तो देन इट मीन्स कि वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो डिस्कस किया जाएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टारगेट कॉस्टिंग की वीडियो में मेंशन कर दीजिएगा, उसको जो है बाद में कवर करवाया जाएगा। अभी फिलहाल आप यूनिट 4 पे फोकस कीजिएगा। इसके अंदर आपको ऑल्टरनेट डिसीजंस जो हैं किस तरह से लेने हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ऑल्टरनेट ऐसे डिसीजंस, ऐसे चॉइसेस जो आपको अलग अलग तरह की मिलती हैं कोई भी काम करने के लिए, उसके अंदर आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने में मदद करते हैं। प्राइमरीली इसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और रेलिवेंट कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड वो पढ़ेंगे और किस तरह से फिर ये सारी चीज़ें आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, कॉस्ट रिडक्शन के अंदर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर, और वो सारे फैक्टर्स इसके अंदर देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा इस तरह के रेगुलर कंटेंट्स के लिए। आइए देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो हमने अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट्स। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब भी उसी से रिलेटेड होगा कि जो कॉस्ट आप एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करके इनकर करते हैं उस कॉस्टिंग को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। कहने का मतलब, सपोज आपकी डिटरमाइंड कैपेसिटी या बजटेड कैपेसिटी आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री की है 100 यूनिट्स दिन की, लेकिन आप किसी कारणवश जो है 105 110 यूनिट जो है आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो जो एडिशनल यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी हैं, वो चाहे 5 हो चाहे 10 हो, उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा इनपुट, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मशीनरी रन करवानी पड़ रही है, उन सब की कॉस्ट जब आप कॉस्टिंग के अंदर ऐड करेंगे तो उस चीज़ को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। आइए पढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक of calculation of marginal cost and the result of change of cost and profit with change in volume। तो change in volume क्या होता है कि प्रोडक्शन आपने कितनी की, 100 की आपकी वॉल्यूम थी दिन की कि भाई आप 100 यूनिट जो है दिन में प्रोड्यूस करते हैं, फिलहाल आपने 105 यूनिट प्रोड्यूस कर ली हैं, तो वो चेंज इन वॉल्यूम जो है यानी कि 105 माइनस 100, तो वो आपका जो है डेल्टा वॉल्यूम आ जाएगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम 5 यूनिट। अब उन 5 यूनिट को बनाने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ा, एक्स्ट्रा लेबर चार्जेस पे करने पड़े, एक्स्ट्रा मशीनरी रन करके इलेक्ट्रिसिटी और डेप्रिसिएशन जो है वहाँ पर लगाना पड़ा, ये सारी चीज़ें जब आप कॉस्ट के अंदर फैक्टर इन करोगे तो उसको बोला जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन, मार्जिनल कॉस्टिंग इज द असरटेनमेंट, असरटेनमेंट होता है किसी भी चीज को कैलकुलेट करना, किसी भी चीज को निकाल लेना, बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन द वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले इसके अंदर ये किया जाता है कि आप अपनी जो कॉस्ट हैं उनको दो भागों में विभाजित कीजिए। किनमें? फिक्स्ड कॉस्ट को अलग कर लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर लीजिए। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपके लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग रेलिवेंट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट को आप इग्नोर कर देंगे। सबसे पहला स्टेप रहता है मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये चीज़ हम आगे आने वाले स्लाइड्स में भी कवर करेंगे। उसके बाद आप जब वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर लेते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट की बेसिस पे आप मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं। क्योंकि देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है, आप फैक्ट्री में हैं, फैक्ट्री आपने रेंट पे ले रखी है, अब उसके अंदर चाहे आप 1 यूनिट भी प्रोड्यूस मत करें, चाहे 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करें, अगर आपको वो रेंट पे ले रखा है तो आपको रेंट पे करनी पड़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली लिंक्ड होती है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे। कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना आपने जो बजटेड आपकी क्वांटिटी है, जितना आपने सोचा था, या आप उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किस तरह की कॉस्टिंग बन रही है ज़्यादा प्रोड्यूस करने से? क्या उससे मार्जिन पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा? चेंज इन प्रॉफिट वगैरह की बात की गई तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ करते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। आई होप आपको ये जो है दो बातें समझ में आ गई। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्टिंग हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन यूनिट। क्यों है? क्योंकि देखिए इसके अंदर सबसे रेलिवेंट पार्ट क्या है,
वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट होती है? प्रोडक्शन के ऊपर। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएशन या चेंजेस आते रहेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद आता है द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। बहुत रेलिवेंट, बहुत बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आपके लिए ये पार्ट है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जब आप सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं उन सेल को अचीव करने के लिए, तो वो बोला जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं इसको आगे किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, कि किस तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आइए एक बार फिर से ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक एक चीज़ आपके लिए बहुत रेलिवेंट है और बहुत समराइज्ड फॉर्म में दी हुई है। आप ये मत सोचिएगा कि सिलेबस जो 100% कवर करवाया गया है, जितना कवर करवाया जा रहा है वो 100% है। तो ये परीटो प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पर काम किया जाता है। आप मास्टर्स लेवल के बच्चे हैं ना, आपके पास इतना समय है कि आप डिटेल स्टडी करते रहेंगे, वो आप अपने पीएचडी के अंदर कर लेंगे। लेकिन हमारे पास भी इतना समय नहीं होता कि हम आपको फिर एक एक चीज़ें करवाते रहें। आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर यहाँ पर काम करना होता है। हमारा काम है आपको समराइज्ड बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर चीज़ें समझानी। यहाँ पर भी वही किया जा रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग की हमने बेसिक जो डेफिनेशन है, मीनिंग है उसका, वो जान लिया है संक्षिप्त में। अभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ लेंगे, इससे हमें अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या चीज़ होती है। तो आइए पढ़ते हैं। इट डिवाइड्स टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले ये चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी डेफिनेशन के अंदर कि मार्जिनल कॉस्टिंग का पहला स्टेप ये होता है कि आप उसको जो है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डिटरमाइन कर दीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट को अलग कर दीजिए और वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर दीजिए। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सबसे रेलिवेंट होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कोई भी महत्व नहीं होता है। It is not an independent costing method such as job costing, process costing. It is an important tool for management decision making. अब देखिए क्या है, आपकी जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी टेक्निक्स हैं कॉस्टिंग की अलग अलग, लेकिन वो सारी हैं इंडिपेंडेंट। आप करना चाहो तो कर सकते हो, नॉट सो रेलिवेंट फॉर योर बिजनेस। डिसीजन मेकिंग में आपके इतने कोई खास मदद नहीं करती हैं। वो एक सब्सिडरी एक्टिविटी या एक हेल्पफुल सपोर्टिव एक्टिविटी ज़रूर है, लेकिन प्राइमरी डिसीजन मेकिंग में आपकी वो किसी तरह की हेल्प नहीं करते हैं। ऑन दी अदर हैंड मार्जिनल कॉस्टिंग एक मैंडेट होता है। आप, क्योंकि देखिए, आप कितना भी कंट्रोल रखें अपने प्रोडक्शन के ऊपर, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने डिटरमाइन किया है, आपने एक फिक्स किया है कि भाई मैं दिन की 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करूंगा, तो आप 100 ही यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। हो सकता है कभी कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए, कोई ऐसी कंटिजेंसी आ जाए कि आपको 100 की जगह 105 ऑर्डर ऑन स्पेशल ऑर्डर्स पे, जैसे दिवाली है उस टाइम पे आपको हो सकता है अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ जाए। कोई और फेस्टिवल है या कोई और स्पेशल डिमांड आ जाए कहीं का किसी कस्टमर की, आपको जब 1 यूनिट और 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट कुछ इस तरह से एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ जाए, तो आप उन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग आपको बहुत हेल्प करती है इस तरह की सिचुएशन को बचाने में। पहले ही आप हैंडल कर लेंगे कि इन केस मैं यूजुअली 100 पे कॉस्टिंग करूंगा, बट अगर कल को मेरी 105 यूनिट या 110 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही हैं, 100-200 सॉरी 5-10 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही हैं किसी कारणवश या किसी कंटिजेंसी के चलते, तो वहां पर मैं किस तरह की कॉस्टिंग करूंगा, वहां उन एडिशनल यूनिट को किस मार्जिन पे बेचना पड़ेगा, क्या उन पे प्रॉफिट का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप अगर प्री डिटरमाइन कर लेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत हेल्प मिल सकती है। वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट, वेयर एज फिक्स्ड कॉस्ट इज टर्म्ड एज पीरियड कॉस्ट। देखिए क्या है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो क्योंकि अब प्रोडक्ट कॉस्ट डायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट से लिंक्ड हो गया है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट किस पे एलोकेट करते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब एक प्रोडक्ट बनाया है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट मटीरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर कितनी लगी, ओवरहेड कितने लगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने लगे, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट की जाएंगी। लेकिन अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट ना होकर वो एक पीरियड के ऊपर एलोकेट की जाती है। रेंट है, प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको महीने के स्टार्टिंग में वो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने फैक्ट्री क्या करी है, किराए पे ले ली है। किराएदार को जो है, आपके मालिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप प्रोडक्शन करो या ना करो, उसको, उससे अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया है तो आप उसको जो है कायदे से रेंट पे करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए उसको बोला जाता है पीरियड कॉस्ट।
इन मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज ए सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। अब कंट्रीब्यूशन क्या है हमने पहले पढ़ा, कंट्रीब्यूशन है सेल्स में से जब हम सेल्स को करने की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, यानी कि मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है वो 10 रुपए का है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरी फर्म के अंदर वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 7 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ जाएगा 10 माइनस 7 रुपए, यानी कि कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू ₹3। तो ये होती है आपकी कंट्रीब्यूशन। आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में टेक्निक्स के अंदर, अभी फिलहाल इस बात को समझ लीजिए। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए क्या है, कंट्रीब्यूशन टेक्निकली कॉस्टिंग में एग्जैक्टली सिमिलर रोल प्ले करता है जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट का रोल होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश्ड गुड का भी स्टॉक हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है। अब जब तक आप क्लोजिंग स्टॉक, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसके अंदर स्पेशली जो है वैल्यूएशन ऑफ जो आपकी क्लोजिंग या इन्वेंट्री है उसको किया जाता है। तो वो इसीलिए किया जाता है ताकि आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ सके। अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं है एट द एंड ऑफ द ईयर तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा, और अगर आपने वहां पर कोई गलत वैल्यू रख दी क्लोजिंग स्टॉक की तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत निकल के आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे आपका सारा फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन होती है टिल द पॉइंट ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही गलत है तो आपका नेट प्रॉफिट भी गलत आएगा फिर। तो आप देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, अगर आपने थोड़ी सी भी ऊपर नीचे करी है बात को तो आप कितनी आगे तक जो है मुसीबतों में फंस सकते हो। ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जो है टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ने पढ़ लिया मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कंट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ लिया उसका क्या होता है। अब देखते हैं क्या टेक्निक्स क्या हैं इसकी, इसको को प्रैक्टिकली अगर करना चाहो तो वो किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन ही आ जाता है। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। तो आइए एक बार देखते हैं इस चीज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मान लो मैं इसको लिखूं इस तरह से, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले लिखा जाएगा सेल्स आपका, क्योंकि उसी के अंदर से जो है आप क्या डिडक्ट करोगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो जब आप सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंफ्यूज मत होना, कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक शब्द है इंग्लिश का। इसको अगर आप प्राइमरीली देखोगे तो इसके अंदर आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट का ही कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, क्योंकि उसके अंदर भी आप क्या करते हो, देखियो इधर आप क्या लिखते हो, परचेजेस लिखते हो, परचेज रिटर्न वगैरह वो सारी चीजें, परचेजेस फ्रेट पेड ये सारी चीजें लिखते हो। उसके बाद इधर क्या लिखते हो, सेल्स लिखते हो। तो वो टेक्निकली हो क्या रहा है, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस उससे रिलेटेड सारे खर्चे, आपका निकल के क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये सारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जा रही है, निकल के क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर है, बस क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना करके यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो शब्द जो है थोड़े बहुत बदलाव कर दिए जाते हैं। अब इसके अंदर से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दूं, कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट। क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट। तो आप इसको जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टर्म में कह सकते हो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट टाइप सा कुछ निकल के आ जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो उसके नीचे बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है पहले, उसके बाद प्रॉफिट एंड। अगर आप 11th-12th में ये चीज़ करी है तो आपको अच्छे से याद होगा। फॉर्मेट अब थोड़ा सा बदल गया है लेकिन कॉन्सेप्ट वही चला आ रहा है, तो प्लीज़ ये चीज़ को जो है थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका फिर फाइनली क्या निकल कर आ गया, प्रॉफिट। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आई है। इस चीज़ को आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में भी काफ़ी काम आता है। कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपको जनरली भी ये चीज़ जो है पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या है, देखिए प्रॉफिट को जितना प्रॉफिट आपने कमाया, अब प्रॉफिट किस पे कमाएंगे, अपनी सेल्स के ऊपर कमाएंगे, और सेल्स किसकी होगी, आपकी प्रोडक्शन की। तो अगर मैं प्रॉफिट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो क्या ये पीवी रेशो नहीं निकल के आ जाती है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसको लिखने का और तरीका भी हो सकता है। प्रॉफिट को किस तरह से लिख सकते हैं, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय सेल्स लिख दीजिए।
और किस तरह से लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड 100 लिख दीजिए। ये सारे एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके हैं। तो वो चीज आ जाती है आपकी, ये बनता है आपका पीवी रेशो, मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। अब आपको मालूम है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पर आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ भी बेयर नहीं करना पड़ रहा, वो आप जो है स्टेबल वहां पर उस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम कहा जाता है इस पॉइंट को भी। तो ऐसा पॉइंट जहां पर आपका रेवेन्यू जो है वो अगर कॉस्ट के बराबर है, यानी आपका टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो अगर आपके टोटल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे जहां पर आपका 10 रुपए ही आपने कमाए हैं और 10 रुपए ही आपने खर्च करे हैं वो कमाने के लिए, तो आप जो है किसी भी प्रॉफिट और किसी भी लॉस की सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो। आपका जो नेट बैलेंस है वो क्या हो गया है, जीरो हो गया है। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो बीईपी को जो है अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायग्रामेटिकली तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं कभी भी। क्यों नहीं करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्शन हो या ना हो, वंस आपने रेंट एग्रीमेंट कर लिया है, फैक्ट्री ले ली है, तो आपको वो इनिशियल कॉस्ट जो है इनकर करनी ही करनी पड़ेगी। तो आपकी इवन ऑन द डे फर्स्ट डे जब आपने काम स्टार्ट करने की सोची है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी जीरो नहीं होगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपकी एंटायरली प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, तो प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए, वो अभी प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो वो कहाँ से आएंगे। तो समझे ये चीज, तो वो जीरो हो सकती है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती कभी भी। इसीलिए इनिशियल पीरियड के अंदर जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो किसके बराबर हो जाती है, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट के, क्योंकि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। इनिशियल पीरियड के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, जीरो, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट जो है ऊपर जाती जाएगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट आपकी स्टेबल रहेगी। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने डिटेल्ड में सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स में कवर करे थे। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो आप एक बार इनकी वीडियोस जो है वहां पर पीछे जाके देख के आ सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट जो हैं जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतना ही ज़्यादा आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उससे रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद आती है डिसीजन मेकिंग, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका एक्चुअली टॉपिक है यूनिट 4 का, कि डिसीजन मेकिंग में ये सारी चीज़ें कैसे हेल्प करती हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। तो पहले ये देखेंगे डिसीजन मेकिंग होता क्या है। अब देखो डिसीजन मेकिंग क्या है, कोई भी चीज़ को लेकर निर्णय लेना। आपने बाहर जाना है तो वो भी एक निर्णय है, आपने घूम के आना है वो भी एक निर्णय है, आपने किसी से फ़ोन पे बात करनी है ये भी एक निर्णय है। सिमिलरली बिजनेसेस में किस तरह के डिसीजंस हो सकते हैं, निर्णय हो सकते हैं, मुझे ये प्रोड्यूस करना चाहिए, मुझे वो प्रोड्यूस करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसके साथ कॉम्पीट करना चाहिए, कौन से मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहिए, सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर आती हैं। ये डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प करता है वो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग अभी थोड़ा और पढ़ेंगे। पहले ये देखेंगे डिसीजन मेकिंग होता क्या है। इट इज़ अ मेथड टू आइडेंटिफाई द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेलेक्टिंग द बेस्ट वन। अब कितनी चीज़ है इसके अंदर, देखो, आइडेंटिफाई वेरियस ऑल्टरनेटिव्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन। तो प्राइमरली हमने यहाँ पर चार चीज़ें जो है डिटेक्ट करी हैं। कौन कौन सी हैं, पहले पहचानो ऑल्टरनेटिव क्या है या प्रॉब्लम क्या है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितनी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, उन सॉल्यूशंस के अंदर से आपके लिए बेस्ट कौन सा सॉल्यूशन है ये हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी डिसीजन मेकिंग। इट इज़ अ प्रोसेस विच मेक डिसीजन मोर डेलिब्रेट एंड प्रॉफिटेबल। एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपके डिसीजन जो हैं वो ज़्यादा बेहतर और प्रॉफिटेबल बनाए जा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग इज इटरेटिव एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। आप भी डिसाइड करते हैं लेक्चर लूँ ना लूँ, आज पढ़ूँ ना पढ़ूँ, घूमने जाऊँ ना जाऊँ, ये खाऊँ वो खाऊँ, ये सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हैं। दिन में हज़ारों डिसीजंस आप लेते हैं, सो जाऊँ पढ़ लूँ कुछ भी हैं, ये सारी चीज़ें। तो बिजनेस में तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिसीजन मेकिंग में करनी पड़ेगी। तो ये आपका प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ को जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करो, प्रॉब्लम क्या है पहले ये ढूंढो। उसके बाद ढूंढो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है। अब देखो मैं समझाऊं आपको, मान लीजिए प्रॉब्लम है गर्मी, अभी मौसम चल रहा है गर्मी का, तो ऑब्वियस ही प्रॉब्लम क्या है, गर्मी, ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है इस बार, पिछली बार से भी ज़्यादा गर्मी है।
तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? अभी मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि प्रॉब्लम है बाहर गर्मी। इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? या तो मैं बाहर एक सनशेड लगवा दूं, है ना, वो ग्रीन ग्रीन सी शीट आती है पॉलीकार्बोनेट फाइबर की, वो लगवा लूं। या मैं वो ग्रीन ग्रीन सा एक पर्दा आता है मैट सा, थोड़ा सा ऐसे ग्रिल्ड सा, वो लगवा लूं, मेरे को सस्ता पड़ेगा। या हो सकता है मैं कूलर लगवा लूं, या मैं एक एसी लगवा लूं। एसी में भी फिर कौन सा एसी, स्प्लिट एसी या विंडो एसी? विंडो एसी सस्ते पड़ते हैं, स्प्लिट एसी थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन विंडो एसी शोर करते हैं, स्प्लिट एसी शांत होते हैं। ये क्या है? ये सारे एक प्रॉब्लम है गर्मी, उसको सॉल्व करने के अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। सिमिलरली आपको दिल्ली जाना है, प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली जाना। तरीका क्या है? कई रास्ते हैं, NH8 ले लीजिए, बहादुरगढ़ रोहतक रोड ले लीजिए, नजफगढ़ से चले जाइए, सांपला से चले जाइए, 70 अलग अलग रास्ते हैं जहां से आप दिल्ली जो है पहुंच सकते हो। आपको बेस्ट कौन सा है आपके लिए ये डिसाइड करना है, ये डिसीजन मेकिंग है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना गर्मी है, ऑल्टरनेटिव देखना, सनशेड लगवा लो, ग्रीन शीट लगवा लो, कूलर ले लो, एसी ले लो। इसके अंदर से अब आप देखो कि सब आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा। अगर आपके बजट में एसी लगवाना है तो बहुत बढ़िया बात है, आप एसी लगवाइए। लेकिन कौन सा वाला बजट में है? स्प्लिट एसी जो है थोड़े महंगे आते हैं, वो अगर आपको 2 टन का लेना है तो हो सकता है 45-50 हज़ार रुपये का आएगा। वहीं अगर आप विंडोड एसी 2 टन का लेना चाहें तो वो 35-40 हज़ार में भी आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको डिटरमाइन करनी है, आइडेंटिफाई करनी है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। हो सकता है आप एसी ना लेके कूलर ले लें। तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। जब आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे स्प्लिट एसी लेना है, 2 टन का लेना है, यहाँ लगवाना है, तो अब मैं जाके उसको खरीद के लेके आऊँगा। वो इम्प्लीमेंटिंग हो गया। खरीद के आया तो लगा लिया तो उसके बाद यूज़ किया। यूज़ करने के बाद जो है मुझे पता चला कि हाँ वाकई में जो है एसी लगाने से कंफर्ट जो है मिल सकता है। ये क्या है? ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ जो है अच्छे से समझ में आ रही है। फिर आती है हमारी कुछ कॉस्ट ऐसी जो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए बहुत रेलिवेंट है। आइए देखते हैं, या रिलेटेड हैं उससे। आइए देखते हैं कौन कौन सी कॉस्ट है। सबसे पहले आती है रेलिवेंट कॉस्ट, फिर डिफरेंशियल कॉस्ट, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर शट डाउन कॉस्ट, फिर सक कॉस्ट। इनको थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हैं, एक बार से फिर से इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होती हैं? ऐसी कॉस्ट जो आपको आज नहीं पे करनी, ऐसी कॉस्ट जो आपको आज पे नहीं करनी लेकिन कब पे करनी है, एक फ्यूचर डेट के ऊपर। किसके बेसिस पे? जो डिसीजंस आप आज ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम्स हैं मान लीजिए जुलाई के अंदर, तो आप अगर आज पढ़ते हैं तो बहुत जाहिर सी बात है कि आप अपने जुलाई के अटेम्प्ट तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये क्या है? ये एक रेलिवेंट कॉस्ट है। आपको रिजल्ट कब मिल रहा है? एक फ्यूचर डेट के ऊपर मिल रहा है, लेकिन आपको डिसीजन कब लेना है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, वो तो आज लेना पड़ रहा है। सिमिलरली बिजनेस के लिए भी, जब वो प्रोडक्शन कोई आइडिया लेके आता है कि मुझे एप्पल आईफोन बनाना है, तो इमीडिएटली तो उसका आइडिया नहीं बिक जाता ना। बिकता क्या है? प्रोडक्ट बिकता है, आईफोन बिकता है। तो जब तक आईफोन मार्केट में नहीं पहुंच जाता, रॉ मटेरियल से लेकर सारा कन्वर्जन प्रोसेस, जब तक उसके अंदर शायद महीना लगे, 1 साल लग जाता है यूजुअली एक मोबाइल को लॉन्च करने में आईफोन का। तो पिछले साल जब आईफोन 13 लॉन्च हुआ था, तो अब जो है आईफोन 14 लॉन्च करेंगे। ये तो लगभग लगभग जो है 9-10 महीने का इनके अंदर गैप रहता है। तो 9-10 महीने तक प्रीवियस प्रोडक्ट सस्टेन करता है मार्केट को। जब नया प्रोडक्ट आ जाता है तो उसके अंदर जो सारा टाइम लगता है, तो वो फ्यूचर कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। डिसीजन हमें लेना है, एप्पल कंपनी है तो हमें आज डिसीजन लेना है कि मुझे 1 साल बाद आईफोन 14 लॉन्च करना है, मैंने ले लिया। क्या वो डिसीजन जो है मैंने आज लिया, क्या उसका रिजल्ट मुझे आज मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा जब एक्चुअली आईफोन 14 मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और लोग उसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ऐसी कॉस्ट को क्या बोला जाता है? रेलिवेंट कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट इंक्रीमेंटल भी हो सकती है। प्रोडक्ट अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट बुरा आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे आपको नुकसान जो है हो सकता है। उसके बाद है डिफरेंशियल कॉस्ट। इट कैन बी डिफाइंड एज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट आफ्टर डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। अब देखो क्या है, मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे आईफोन 14 बनाना है। उसके अंदर मुझे ये डिसीजन लेना है कि क्या मुझे उसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी रखनी है, प्रोसेसर कौन सा डालना है, मेमोरी कौन सी डालनी है। अब हर एक डिसीजन क्या कर रहा है? कॉस्ट को बढ़ा रहा है।
है ना। हर पिछला आईफोन अगले आईफोन से सस्ता होता है, यानी अगला जो आईफोन आने वाला है 14 वो यूजुअली उससे जो है 4-5 हज़ार रुपये महंगा ही लॉन्च होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि जो इनपुट की कॉस्ट है वो डिपेंडिंग ऑन दी फैक्टर हम किस तरह के उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो बढ़ती जाएगी। तो वो चीज़ कह रहे हैं कि आज के डिसीजन की वजह से मेरे जो टोटल कॉस्ट के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है उसको क्या बोला जाएगा? डिफरेंशियल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है? ये तो हम बार बार पढ़ के आए हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि एक ऑल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस कर कर जब आप कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव के फेवर में जाते हैं तो जो सेक्रीफाइस किया गया ऑल्टरनेटिव है उसकी कॉस्ट को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल गर्मी वाली प्रॉब्लम को अगर मैं दोबारा रीइंस्टेट करूं तो क्या कहा था? या तो विंडो एसी ले लूं या स्प्लिट एसी ले लूं। मान लीजिए मैंने जो है विंडो एसी 2 टन का आ जाएगा 40 हज़ार का, वहीं स्प्लिट एसी 2 टन का आएगा 50 हज़ार का। तो मैंने जो है मेरे पास बजट था, ठीक है, मैंने 50 हज़ार का स्प्लिट एसी ले लिया। अब जो मैंने 40 हज़ार का विंडो एसी सेक्रीफाइस किया 50 हज़ार का स्प्लिट एसी लेने में, वो 40 हज़ार जो कॉस्ट है उसको क्या नाम दिया जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। की मैं वहां पे भी जो है पैसा खर्च कर सकता था, प्रोडक्टिविटी सेम मिलती, लेकिन वही बात है कि कुछ जो है अपनी कन्वीनियंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात आ जाती है। एनी हाउ, आप बात समझिए क्या कह रहा हूं मैं, कि कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आप सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी दूसरी कॉस्ट को लेने के लिए। सैमसंग ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, मान लो है मेरे पास दो ऑप्शन है, आईफोन 13 का है और सैमसंग S22 का है, और मैं आईफोन 13 पिक कर लेता हूं, तो सैमसंग S22 की कॉस्ट मेरे लिए क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो मैंने सेक्रीफाइस कर दी, वो मैंने नहीं ली, मैंने कोई और ऑप्शन जो है ले लिया। तो वो चीज़ है। फिर शटडाउन कॉस्ट आ जाती हैं, जब आप अपना बिजनेस बंद करते हैं, कोई डिपार्टमेंट बंद करते हैं, तो उस केस में जो आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसको बोला जाता है शटडाउन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 1 साल का रेंट पे कर रखा है, एडवांस रेंट आपने पूरे साल का पे कर दिया, लेकिन 9-10 महीने के बाद आपको जो है वो डिपार्टमेंट बंद करना पड़ा। तो जो बाकी 3-4 महीने का रेंट आपने एक्सेस पे कर रखा था, वो चीज़ क्या बोली जाएगी? आपकी शटडाउन कॉस्ट, यानी कि वो ऑलरेडी पे की जा चुकी थी, फिर शटडाउन हो गया, अब वो पे कर दी है तो कर दी है, अब वो मिल जाए तो अच्छी है, नहीं मिले तो ना सही, वो चीज़। संक कॉस्ट कौन सी होती हैं? जो कॉस्ट आप रिकवर नहीं कर सकते। कुछ कॉस्ट हैं, बहुत सारी कॉस्ट हैं जो आप रिकवर कर सकते हो, जैसे वेरिएबल कॉस्ट सेल्स से रिकवर हो सकती है। फिक्स कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन दी नेचर, मोस्टली चीज़ें आपकी प्रोडक्शन या सेल्स से रिकवर होती रहती हैं टाइम टू टाइम, लेकिन संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट हैं जो आप रिकवर नहीं कर सकते। तो आपको आई होप ये कॉस्ट रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग भी अब समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है, जो आपका एक्चुअल यूनिट 4 कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो है डिसीजन इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेट चॉइसेस। डिसीजन मेकिंग का ही अगला पार्ट है, तो उसी के अंदर कंटिन्यू करेंगे। डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस क्या होती हैं? अब हमें ये देखना है कि अल्टरनेट चॉइसेस बिजनेस के केस में, मैंने बताया मेरे केस में गर्मी है अगर प्रॉब्लम, तो उसके अंदर अल्टरनेट चॉइसेस एसी, कूलर, शेड, वो सब हो सकती हैं। लेकिन बिजनेस के केस में किस तरह की ऑल्टरनेट चॉइसेस फेस करनी पड़ती हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहली कॉस्ट क्या आ जाती है? पहली जो आपका डिसीजन है, ऑल्टरनेट जो चॉइस है, वो क्या आती है? वो आती है मेक और बाय डिसीजन की, यानी कि अपनी फर्म के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाना है या बाहर से खरीद के लाना है, ये डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप एप्पल की बात करें तो उसके नए मैकबुक्स आए हैं, आपने देखा हो, जिसके अंदर M1 प्रोसेसर वो यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले वो इंटेल के प्रोसेसर यूज़ करते थे, AMD के ग्राफिक्स यूज़ करते थे। तो क्या था, पहले वो चीज़ क्या कर रहे थे? वो बाय कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी बढ़ती गई, जैसे जैसे उनके पास इतना वेल्थ आ गई कि अब वो अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोसेसर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो उनके सॉफ्टवेयर के हिसाब से ज़्यादा कंपैटिबल भी हैं, ज़्यादा वेल सूटेड भी हैं, बैटरी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी दे रहे हैं, तो उन्होंने वो काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको अब वो बाय डिसीजन से किस पे शिफ्ट हुए हैं? मेक डिसीजन के ऊपर। पहले इंटेल से प्रोसेसर्स लेते थे, i5 लेते थे, i7 लेते थे, धीरे धीरे करके जब उनके पास पैसा होता गया, उन्होंने अपने प्रोसेसर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। M1 मैक्स, M1 जो है अल्ट्रा, वो सारी चीज़ें उन्होंने खुद प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली सैमसंग की बात करें तो पहले स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज़ करते थे। धीरे धीरे जब उनके पास वेल्थ बढ़ी तो कॉस्ट कट डाउन करने के लिए उन्होंने अपने खुद के एक्जीनोस प्रोसेसर जो है लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मेक और बाय डिसीजन। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह ये काम करता है। अ कंपनी फाइंड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इन इट्स फर्म ₹10, यानी कि कोई प्रोडक्ट है जिसको खुद बनाने का खर्चा कितना रुपए आएगा? ₹10। ये एंड इफ परचेज फ्रॉम द मार्केट देन कॉस्ट विल बी ₹8 ईच।
तो क्या हो रहा है कि अगर मैं खुद कोई चीज बना रहा हूं तो मुझे 10 रुपए की पड़ रही है, लेकिन अगर मैं मार्केट से खरीद रहा हूं तो वो 8 रुपए की पड़ रही है। तो दिखने में एक बार तो लगता है कि हाँ भाई, बाहर से खरीदना इस चीज को जो है बाय करना डिसीजन इसके अंदर ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि मैं 2 रुपए बचाऊंगा पर यूनिट पे। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमें टोटल कॉस्ट को सबसे पहले सेग्रीगेट करना होता है, किसके अंदर, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग लेने के लिए क्या फिक्स्ड कॉस्ट रेलिवेंट है? बिल्कुल भी नहीं रेलिवेंट है। रेलिवेंट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट रेलिवेंट है। हम यहाँ पर कैलकुलेट किसको कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करके। हमें करना किस पे चाहिए, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर डिसीजन जो है थोड़ा और सोच समझ के लेना है। एकदम से देख कर ये नहीं बता लेना कि भाई 10 रुपए का प्रोडक्ट है और मार्केट में 8 का मिल रहा है तो हमें 8 वाला डिसीजन या बाय डिसीजन ले लेना चाहिए। नहीं, ये देखो पहले कि 10 रुपए में क्या फिक्स्ड कॉस्ट एडिड है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट एडिड है तो उसको हटा दो वहां से। उसके बाद देखो जो बची हुई रिमेनिंग अमाउंट है उसको कंपेयर करो मार्केट कॉस्ट से। तो वो आप देखते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा कैसे किया जाएगा। देखो, हमें मार्केट कॉस्ट दे रखी है कितनी, 8 रुपीज। तो ये तो गिवन है हमको। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे डायरेक्ट मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट लेबर, बिल्कुल सही बात है। क्यों, डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है यार। मटेरियल के बिना प्रोडक्शन होगी नहीं होगी, लेबर के बिना प्रोडक्शन होगी नहीं होगी। वेरिएबल एक्सपेंसेस में तो नाम ही में ही वेरिएबल है। उसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंसेस, क्या फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है? नहीं। तो क्या ये ऐड होगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या मैं 3 लिखूंगा? नहीं, यहाँ पर इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। अब मेरे को जो मार्जिनल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो कितनी निकल कर आई, 4 2 1 7 रुपए। क्या अब बताओ मुझे, मेक डिसीजन लेना सही है या बाय डिसीजन? मेरे को मेरी फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनाने पे 7 रुपए लगेंगे, वही प्रोडक्ट अगर मैं मार्केट से खरीदूंगा तो मुझे लगेंगे 8 रुपए। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या इस सिचुएशन में मेक करना है या बाय करना है। मेरे हिसाब से इसके अंदर मेक डिसीजन होना चाहिए। आप अपना जो है ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये चीज़ जो है मेक और बाय डिसीजन का पार्ट बनती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, मेक और बाय डिसीजन क्या होता है। उसी के साथ साथ आपके एक्सपेंड और बाय डिसीजन आ सकते हैं। क्या आपको अपनी फैक्ट्री प्रोडक्शन एक्सपेंड करनी है, या जो डिफरेंशियल आपको अमाउंट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आपकी डिटरमाइंड कैपेसिटी है 100, आप 100 प्रोडक्ट दिन के बनाते हैं। एक बारी क्या हुआ कि आपको जो है एडिशनल यूनिट्स का ऑर्डर आ गया कि आपको जो है 5 यूनिट एडिशनल बनानी है। तो क्या वो एडिशनल यूनिट बनाने के लिए मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट इनकर करूं, है ना? क्या मैं उसके ऊपर एडिशनल ओवर टाइम वर्कर से काम करवाऊं, क्या उस पर मशीनरी रन करवाऊं, सारा जो है प्रोसेस मुझे सारा करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मैं वो 5 प्रोडक्ट जो हैं कहीं थर्ड पार्टी मार्केट से उठाकर उसको प्रोवाइड करवा सकता हूं? इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो क्या बोले जाते हैं, एक्सपेंड और बाय डिसीजंस। उसके बाद है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन। अगर सेल्स अच्छी हैं, प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है, तो क्या मुझे प्रोडक्शन एक्सपेंड करनी चाहिए? मेरे पास एक फैक्ट्री है, क्या मैं उसको 2 फैक्ट्री बना दूं? या अगर प्रोडक्शन कम है, वीक सेल्स हैं, सप्लाई अच्छी नहीं हो रही, डिमांड बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो क्या मैं उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, यानी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम कर दूं? तो वो ऐसे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, रिजल्ट्स ऑफ डिसइकोनॉमीज। तो ये सारी चीज़ जो है आप थ्योरेटिकली पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं रिटेन और रिप्लेस। कोई मशीनरी है, आपको रिटेन करनी है या रिप्लेस कर देनी है। सबसे बड़ा एसेट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का है। क्या आप उसको रिटेन करना चाहते हैं? मान लीजिए आपने कोई ऐसी मशीन ले ली, रोबोटिक आर्म्स ले लिए पेंट वगैरह करने के लिए, है ना? जो आपकी आप कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे जो पेंट वेंट का काम है, प्राइमर वाइनर, जो सारी चीज़ें क्या है आजकल रोबोटिक्स करने लग गए हैं। अब इससे ह्यूमन रिसोर्स क्या है, आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। पहले एक गाड़ी को बनाने के लिए 10 लेबर लगती थी, आज आपकी अन्य ऐसी मशीनरी लगा दी है कि वो 10 की जगह सिर्फ 2 आदमी भी काम करेंगे और बाकी वो मशीनरी काम कर देगी, तो आपकी गाड़ी बन के तैयार हो जाएगी। पहले से ज़्यादा बेटर इकोनॉमी मिलेगी, पहले से ज़्यादा आपको जो है बेटर क्वालिटी मिलेगी। रोबोट जो है कंसिस्टेंट पेंट जो कोट का पेंट का कोट कर सकते हैं वहाँ पर, तो जो आपकी रेगुलरिटीज़ हैं कभी कोट के अंदर वो नहीं मिलेंगी देखने को। तो क्या इससे आपको जो है ये रिटेन और रिप्लेस का फंक्शन है कि आपको वो लेबर रिटेन करनी थी या उसको रिप्लेस कर देना था? तो इस तरह के बाकी एसेट्स के साथ भी आप डिसीजंस ले सकते हैं।
एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट है कि भाई आपको नए मार्केट एक्सप्लोर करने हैं, जैसे एप्पल कंपनी है, पहले आईफोन बनाया, आईफोन से धीरे धीरे जो है उन्होंने आईपॉड बनाना स्टार्ट करा, आईपॉड का मार्केट उतना नहीं चला तो आईपॉड बंद हो गए, लेकिन वो फिर आईपैड बनाने स्टार्ट कर दिए, फिर लैपटॉप्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या किया उन्होंने, अलग अलग मार्केट्स के अंदर एक्सप्लोरेशन करी। सैमसंग के साथ है, मोबाइल कंपनी थी, धीरे धीरे करके फुल फ्लैज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बन गई, एसी, फ्रिज, टीवी, आपके कुछ भी हैं, सारी जो आपके ओवन है, माइक्रोवेव हैं, आपकी चिमनीज हैं, ये सारी चीज़ें जो है अब सैमसंग बना रहा है। तो पहले क्या है, इनिशियली आप कुछ करते हैं, धीरे धीरे करके जैसे आपके पास वेल्थ बढ़ती जाती है, आप अपना बिजनेस जो है नए नए मार्केट्स में एक्सप्लोर करके एक्सपेंड करते रहते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, एक ऑल्टरनेट चॉइस बन जाती है। तो आपका जो है ये यूनिट 4 का इतना जो है टॉपिक कवर होता है। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हो रहे हैं, जैसे स्टेटस को वगैरह हो गया, वो आप जो है अपनी पीडीएफ से अगर रीड करेंगे, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। अंडरस्टैंडिंग इतनी ही रखना जितनी मैंने आपको दी है, आपके एग्जाम के लिए भी इतना ही रेलिवेंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एक्चुअली एग्जाम में काम आने वाले हैं, जैसे नेट जेआरएफ का एग्जाम हो गया या और कोई एग्जाम हो गया एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह के लिए, तो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन था, जो कॉस्ट हैं वो अलग अलग तरह की, वो एक बार जो है इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट है फ्यूचर के अंदर। फिलहाल आपके एग्जाम के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। और आप अपना साथ साथ जो है, अभी सफिशिएंट टाइम है आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम में, जुलाई अगस्त से पहले वो होने की आशंका है नहीं। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, धीरे धीरे करके आराम आराम से आप अपना सिलेबस जो है दिन पर दिन कवर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।